गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। कमेंट करके बताइएगा साउंड क्लियर है, आवाज आ रही है? ठीक है। सभी सभी स्टूडेंट जो भी अभी प्रेजेंट है, कमेंट करके बता दो साउंड क्लियर है, आवाज आ रही है। देखो, ये क्लास कितना देर चलेगा पता नहीं। दो चीज हम आपको कंफर्म कर देते हैं कि इस क्लास में मतलब 1.5 घंटे के करीब करीब का क्लास हो जाएगा, या थोड़ा उससे ज्यादा हो सकता है। देखो, करीब करीब इस क्लास में हम 12 से 15 क्वेश्चन करवाएंगे। 12 से 15 थ्योरी क्वेश्चन करवा देते हैं हर यूनिट से, समझा? हर यूनिट से थ्योरी क्वेश्चन करवा देते हैं। और मान के चलो कि 100% थ्योरी क्वेश्चन यहीं से आएगा। जितना हम थ्योरी क्वेश्चन करवा देंगे वहीं से आ जाएगा। ठीक है, चलो। देखो, पहला क्वेश्चन है कि स्टेट पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पहला है कि पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, उसको बताइए। ठीक है, पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है, उसको बताइए। देखो बच्चा, अगर जो भी क्वेश्चन हम दिए हैं, सारा क्वेश्चन आपको हम 20 दिन 25 दिन पहले दिए थे। हर एक क्वेश्चन नोट्स कॉपी में अवेलेबल है। अब आपको पढ़ना था। ठीक है, गलती क्या करते हो? नहीं, यूट्यूब पे नहीं चल रहा है बच्चा, ये क्लास यूट्यूब पे नहीं चल रहा है। ठीक है, तो पैरेलल और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है ये लिखना है। तो पहले आपको हम बताते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है ना? पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है? तुम लोग, जो बच्चे जिसको डर लग रहा है, ठीक है, बहुत सारा बच्चा डर लगा बहुत सारे बच्चे को डर लग रहा होगा। इस डर के बीच में कसम खा लो एक चीज, कि अगला सेमेस्टर में एक भी लेक्चर बैकलॉग नहीं होने देंगे। यानी जो लेक्चर आज पढ़ा जाएगा उसी को आज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाँ, थोड़ा स्पीड रखेंगे, थोड़ा क्या बहुत ज्यादा स्पीड रखेंगे। ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस इसमें से कुछ मतलब जो आपको दिए है ना वही सब रहेगा। हाँ, कुछ आपको नया देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो हम क्या क्या बताएंगे। ठीक है, देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में हम लोगों के पास एक सेंट्रोइडल एक्सिस होता है। क्या होता है? एक सेंट्रोइडल एक्सिस होता है। ठीक है, और ये जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, इसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है उसको आईजी बोलते हैं। तो यहाँ पे आईजी क्या है बच्चा? आईजी है, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। अबाउट, आपको आपका काम का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, और यही बोलेंगे कल जो भी ऑब्जेक्टिव आएगा यहीं से आएगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस, सेंट्रोइडल एक्सिस, ये हो गया आईजी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। यहां पे कोई एक एक्सिस है जो पीक्यू नाम से है, समझा? एक एक्सिस है जो पीक्यू नाम से है, और ये एक्सिस है, ये पैरेलल है सेंट्रोइडल एक्सिस के। यहीं से यहीं से पैरेलल एक्सिस थ्योरम आया है। यानी दोनों एक्सिस क्या होना चाहिए? एक दूसरे के पैरेलल होना चाहिए। तब आपको इसके बीच का दूरी मिलेगा। जो दूरी होगा दोनों के बीच का उसको हम लोग आर कहते हैं। और एरिया ऑफ द बॉडी हो गया ए। तो यहां से पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहता है कि कोई एक्सिस पीक्यू है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो सेंट्रोइडल एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस ए आर स्क्वायर के बराबर होगा। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस विच इज नॉट द सेंट्रोइडल एक्सिस। सेंट्रोइडल एक्सिस वो एक्सिस होता है जो बॉडी के सेंट्रोइड से पास करता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रोइडल एक्सिस कहते हैं। तो अब इसका पैरेलल एक्सिस थ्योरम का डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम स्टेट दैट, कहता है कि द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन सेक्शन अबाउट एनी एक्सिस पी क्यू। तो कोई एक एक्सिस है जो पी क्यू एक्सिस है, ठीक है, यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस पी क्यू पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस। और ये जो पी क्यू है ना, वो पैरेलल टू द सेंट्रोइडल एक्सिस है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सेक्शन अबाउट सेंट्रोइडल एक्सिस। यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस प्लस प्लस एक्सिस प्लस प्लस प्रोडक्ट ऑफ द एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस प्लस
एरिया एंड स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, दो एक्सिस के बीच का दूरी है, यही होता है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ये पीडीएफ हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम हो गया बउआ यहाँ पे। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या बोलता है कि किसी भी एक्सिस के वोट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हो तो यहां से आपको आईजी प्लस एआर स्क्वायर कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट। और जो ऑब्जेक्टिव करवाए थे वहां से हम बोल रहे हैं बच्चा, करीब करीब 5 या 6 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा वहां से। जो आज ऑब्जेक्टिव करवाए हैं, अगर वो ऑब्जेक्टिव आप देख के जाते हो तो उसी के इर्द गिर्द से 5 या 6 ऑब्जेक्टिव आ जाएगा, उसी के आसपास से। ठीक है, यानी वहां से वहां से आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है, अब देखते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, अब इसको समझिएगा। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम बोलता है कि अगर कोई यहां पे एक बॉडी है, एक बॉडी है, ठीक है, ऐसे बनाते हैं। सपोज हेयर वी हैव ए सर्कुलर सेक्शन, ये प्लेन है, और यहां पे आपको दिख रहा है एक्स एक्सिस और इधर दिख रहा है बाई एक्सिस। ये क्या हो गया, एक्स एक्सिस, और इधर हो गया बाई एक्सिस, और बाई एक्सिस, और इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक में दिख रहा है जेड एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, ये हो गया जेड एक्सिस। तो कहता क्या परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, चलो देखो, अभी अभी प्लीज यहां पे सब ध्यान दो, कमेंट मत करो। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई एक एक्सिस है विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, अगर वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन है तो उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये कौन सा है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस which is which is perpendicular to the plane, perpendicular to the plane, perpendicular to the plane, ये perpendicular to the plane है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो दो एक्सिस, ठीक है, के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के समेशन के बराबर होता है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये दो एक्सिस विच इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जो ओ बिंदु पे काट रहा है। एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस जो परपेंडिकुलर है और ये ओ बिंदु पे काट रहा है। तो इस एरिया के परपेंडिकुलर एक एक्सिस है जो जेड एक्सिस है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स और बाई के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर, देखो दिस थ्योरम स्टेट दैट इफ आई एक्स एक्स एंड आई बाई बाई आर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेन सेक्शन अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। तो यहां पे क्या है कि बाई और एक्स दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है, परपेंडिकुलर एक्सिस मीटिंग एट ओ, और ये कहां पे मिल रहा है, ओ बिंदु पे मिल रहा है, ओ पॉइंट पे मिल रहा है। देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जेड जेड अबाउट थर्ड एक्सिस जेड जेड परपेंडिकुलर टू द प्लेन, जो प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो जो परपेंडिकुलर एक्सिस है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ आई एक्स एक्सिस एंड बाई एक्सिस इज गिवन बाई समेशन ऑफ आई एक्स एक्स एंड आई वाई बाई। तो आई जेड जेड होता है वो आई एक्स एक्स प्लस आई बाई बाई के बराबर होता है। ठीक है, बढ़े आगे।
चलो बढ़ते हैं, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हो गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डिफाइन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कह रहा है कि पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। चलो सब ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि डिफाइन पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको बताइए। तो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड एक्सिस, या आप बोल सकते हो कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालोगे तो वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाएगा। ठीक है, आई जेड जेड इज कॉल्ड, इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, जो आई जेड जेड है वो कहलाता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लिखोगे कैसे, लिखोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट, अबाउट एन एक्सिस, एन एक्सिस, एक्सिस which is, which is, which is perpendicular to the plane, perpendicular, perpendicular to the plane, to the plane। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। आई जेड जेड है इज कॉल्ड पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हाट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अगर प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के व्हाट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलता है। देखो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मेजर ऑफ क्रॉस सेक्शनल रेजिस्टेंस टू टॉर्सन। ये जो ट्विस्टिंग होता है ना, अगर किसी बॉडी को आप ट्विस्ट कर रहे हो, है ना, अगर किसी बॉडी को आप ट्विस्ट कर रहे हो तो उसका जो रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है। ठीक है, ठीक है। उसके बाद देखना हायर पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस ऑब्जेक्ट इज मोर रेजिस्टेंस टू ट्विस्टिंग। के रेजिस्टेंस को पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। हायर द पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया मींस ऑब्जेक्ट इज मोर रेजिस्टेंस टू ट्विस्टिंग, यानी इसका टॉर्सन में, ट्विस्टिंग में मजबूती ज्यादा है। ये थर्ड नंबर क्वेश्चन, बताओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनर्शिया इज ऑल्सो नोन एज, इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज, known as second moment of area, known as second moment of area, second moment of area, moment of area। तो अब यहां पे लिखेंगे सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया क्या होता है। तो आई जो है वो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया या सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है, सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया है, मोमेंट ऑफ एरिया है, तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया का मतलब हो गया एरिया का स्क्वायर, है ना। इसका मतलब हो गया कि आई जो है वो क्या हो गया, एरिया इंटू आर, यानी मोमेंट ऑफ एरिया, और इसका स्क्वायर कर दोगे तो सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। फिर क्या लिखोगे, इट इज, इट इज जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी, जियोमेट्रिकल, जियोमेट्रिकल प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन, सेक्शन विच रिप्रेजेंट, विच रिप्रेजेंट, विच रिप्रेजेंट, प्रेजेंट बेंडिंग स्ट्रेंथ या रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, रेजिस्टेंस टू बेंडिंग। अगर किसी चीज को मोड़ रहे हो तो जिसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा या सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होगा, ठीक है, वो ज्यादा मजबूत होगा। इट इज ज्योमेट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सेक्शन विच रिप्रेजेंट रेजिस्टेंस टू बेंडिंग, जो बेंडिंग के रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, वीडियो क्लियर है एक बार कमेंट करके बताओ। बच्चा बोल रहा है कि सर वीडियो क्लियर नहीं है, एक बार कमेंट करके बताइए
अभी क्लियर है? अब क्लियर है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का ये हो गया। अब रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? व्हाट इज रेडियस ऑफ जायरेशन? ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है? तो देखो, क्लियर है, बहुत अच्छे। देखो रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, मान लो एक ये बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, वो इस एक्सिस के अबाउट निकाले जो बाई बाई एक्सिस है, ये मान लो बाई बाई एक्सिस है। तो इस बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई बाई बाई है, ठीक है। अब इसी को, ये जो सेम बॉडी है, ये सेम बॉडी है, इसको स्ट्रिप के रूप में भेज दिए, रख दिए, एक स्ट्रिप के रूप में हम दिखा रहे हैं। तो इसका एरिया अगर ए है तो इसका भी एरिया ए होगा, यानी इस एरिया को हम एक स्ट्रिप के रूप में रख दिए। तो एक्सिस से कितनी दूरी पे रखें, हम लोग एक्सिस से कितना दूरी पे रखें ताकि ये पूरा स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जो कि ए आर स्क्वायर होगा, है ना, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये पूरा स्ट्रिप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए आर स्क्वायर होगा, और इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आई बाई बाई है वो इक्वल हो जाए। यानी यहां से आप लिखोगे कि बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बाई बाई और ए आर स्क्वायर बराबर हो जाए। तो ये जो डिस्टेंस यहां से निकल के आता है, डिवाइडेड बाई ए जो होता है वो अंडर रूट ये होता है रेडियस ऑफ जायरेशन। ठीक है, चलो देखिएगा यहाँ पे रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। तो रेडियस ऑफ जायरेशन होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए गिवन एरिया अबाउट एनी एक्सिस is the distance from given axis at which entire area is assumed to be concentrate which has the same moment of inertia। यानी एक यहाँ पे बॉडी है और एक एक्सिस यहाँ पे रखा गया है, तो इस बॉडी को एक स्ट्रिप के रूप में कन्वर्ट कर दिए और इसको कितनी दूरी पे रख दें, कितना दूरी पे रख दें ताकि ये जो एरिया है इंटू आर का स्क्वायर वो आई के बराबर हो जाए, यानी आई इक्वल टू ए आर स्क्वायर हो जाए। ठीक है, रेडियस ऑफ जायरेशन ये एक डिस्टेंस होता है, रेडियस ऑफ जायरेशन ऑफ ए गिवन एरिया अबाउट एनी एक्सिस इज द डिस्टेंस। रेडियस ऑफ जायरेशन क्या, एक दूरी है फ्रॉम गिवन एक्सिस एट विच इंटायर एरिया इज एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, पूरा एरिया को एक स्ट्रिप के रूप में कंसंट्रेट कर दिए। फिर यहां से आई बाई ए है, ये इक्वल टू आ गया आर, आर के बराबर आ गया, इसको अंडर रूट कर दीजिए तो यहां से आपको रेडियस ऑफ जायरेशन मिल जाएगा। ठीक है, आगे देखें। नेक्स्ट, राइट द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर, सर्कुलर एंड सेमी सर्कुलर सेक्शन। तो यहां पे आपको क्या करना है, एक्सप्रेशन लिखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन का, एक सर्कुलर सेक्शन का, एक सर्कुलर सेक्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है। फिर उसके बाद क्या है, सर्कुलर के बाद है सेमी सर्कुलर एंड क्वार्टर सर्कुलर सर्कुलर सेक्शन। तो देखो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ये आई एक्स एक्स और आई बाई बाई दोनों लिखना है। लिख दोगे कि लिख दें, जल्दी से कमेंट करके बताओ, लिख लोगे या लिख दें, आगे बढ़ जाए, हो जाएगा। सर्कल का, सेमी सर्कल का, क्वार्टर सर्कल का, सबका हो जाएगा, कॉपी में है लिखा हुआ, बढ़ जाए यहाँ पे। जल्दी कमेंट करके बोलो सर स्किप कर दीजिए, जल्दी कमेंट करके बोलो यहाँ से स्किप कर दीजिए सर, हो जाएगा ये वाला, या फिर हम लिख दे सबका। ठीक है, देखो यहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई एक्स एक्स होगा और आई बाई बाई होगा, ये लिख देते हैं। तो अगर ये बी है और इधर डी है तो आई एक्स एक्स क्या हो जाएगा, बी गुने डी का पावर 3 डिवाइडेड बाई 12। क्वेश्चन में क्या बोला है, राइट द एक्सप्रेशन फॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, सेमी सर्कुलर एंड क्वार्टर सर्कल। ये हो जाएगा डी बी का पावर 3 डिवाइडेड बाई 12। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स एक्सिस के बॉट और बाई एक्सिस के बॉट बराबर होगा, जो होगा पाई बाई 64 डी का पावर 4। ठीक है, हो जाएगा ये, चलो लिख देते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ें, ये दो चीज लिखना होगा तो लिख लेना। अब इसके बाद सेमी सर्कल और क्वार्टर सर्कल का देखते हैं। तो सेमी सर्कल हो गया यहाँ पे, दिस इज द सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का यहाँ पे दो एक्सिस होगा, एक एक्सिस जो सेंट्रोइडल एक्सिस है, ये एक्सिस है वो सेंट्रोइडल एक्सिस है, और एक एक्सिस ये बाई एक्सिस, बाई एक्सिस। ठीक है, बाई एक्सिस। तो सेंट्रोइडल एक्सिस जो है इसको हम करें एक्स एक्स, ठीक है, एक्स एक्स सेंट्रोइडल एक्सिस। तो आई एक्स एक्स जो कि सेंट्रोइडल है,
ये 0.11 गुने रेडियस का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और आई बाई बाई का वैल्यू है, वो हो जाएगा हाफ इंटू पाई बाई 64 डिवाइडेड बाई डी का पावर 4, ये हो जाएगा पाई बाई 64 डी का पावर 4। इसी तरह से क्वार्टर सर्कल है, क्वार्टर सर्कल है, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आपका एक्स एक्सिस, ये सेंट्रॉइड हो गया, दूसरा सेंट्रॉइड यहाँ पे हो गया। तो आई एक्स एक्स लिखो चाहे आई बाई बाई लिखो, यहाँ पे दोनों का जो मान होगा वो 0.055 गुने रेडियस का पावर 4 होगा, यहाँ पे भी रेडियस का पावर 4 होगा, आर है वो रेडियस का पावर 4 होगा, और ये हो जाएगा 0.055 रेडियस का पावर 4। तो यहाँ पे बाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों लिख दिए। ये सेंट्रॉइडल एक्सिस है, लेकिन यहाँ पे बाई एक्सिस है, वो कहाँ से पास हो रहा है, ये डायमीटर से पास हो रहा है, ठीक है। हाँ, सेंट्रॉइड से है, कहाँ से ये आपको देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन में लिखा है सेंट्रॉइडल एक्सिस, तो हम सब सेंट्रॉइड ही ले रहे हैं, सेंट्रॉइड के अबाउट निकाल रहे हैं, ठीक है। अबाउट सेंट्रॉइडल एक्सिस, तो एक दो तीन चार, चार फॉर्मूला लिखोगे 4 नंबर आ जाएगा। एक्सिस ध्यान में रखना, कहाँ कहाँ से हम एक्सिस लिए हैं, कहाँ कहाँ से एक्सिस लिए, नोट्स कॉपी में भी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देखें। चलो खत्म हो गया, यूनिट 1 का हम सारा क्वेश्चन करवा दिए हैं। यूनिट 1 से आने वाला क्वेश्चन था पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, एकदम आने के चांसेस हैं, लिखवा दिए हैं और डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर दिए। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम लिखवा दिए, डायग्राम के साथ एक्सप्लेन कर दिए, पीडीएफ भेज देंगे। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखवा दिए हैं, क्यों होता है पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और यहाँ पे हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड रेडियस ऑफ जायरेशन लिखवा दिए, रेडियस ऑफ जायरेशन क्या होता है। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग रेडियस ऑफ जायरेशन के बाद देखें तो कुछ ज्योमेट्री का मोमेंट ऑफ इनर्शिया याद रखिएगा। अब यूनिट 2 में आते हैं, अब यहाँ से हम लोग का यूनिट 2 स्टार्ट होगा। यूनिट 2, यूनिट 2 का कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। नहीं, आपको डिराइव नहीं करना, क्वेश्चन में लिखा क्या है, लिखा राइट द एक्सप्रेशन, राइट द एक्सप्रेशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का आपको एक्सप्रेशन लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 से क्वेश्चन है स्टेट द इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, अगर मटेरियल के ऊपर आप लोड लगा रहे हो और लोड लगा रहे हो और उसके बाद आप लोड छोड़ देते हो तो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में आ जाता है ना। जैसे मान लो यहाँ पे क्या है, एक मटेरियल है और मटेरियल पे आपने लोड लगाया, तो जब मटेरियल के ऊपर लोड लगाओगे तो मटेरियल में डिफॉर्मेशन होगा, जब उस लोड को रिमूव करोगे तो ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो हम मैक्सिमम कितना लोड या कितना स्ट्रेस इसमें इंट्रोड्यूस करा दे कि उसको हटाने के बाद मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। जैसे लोड लगाते गए लगाते गए लगाते जाए, कोई तो एक ऐसा लिमिट होगा कि अगर वहां से हम लोग लोड को हटा दे तो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए, है ना। तो इलास्टिक लिमिट क्या होता है, इलास्टिक लिमिट ऐसे लिखिएगा, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट जो होता है ना वो मैक्सिमम स्ट्रेस होता है। इलास्टिक लिमिट इन मटेरियल, इन मटेरियल, मटेरियल इज maximum stress, elastic limit in material is maximum stress, maximum stress, स्ट्रेस मतलब समझा, मैक्सिमम हम लोग कितना ज्यादा स्ट्रेस लगा दे फिर वहां से हटाएं तो मटेरियल ओरिजिनल शेप में आ जाए। और अगर इलास्टिक लिमिट से ज्यादा स्ट्रेस लगा दोगे तो मटेरियल में फिर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाएगा, फिर मटेरियल अपने ओरिजिनल स्टेट में नहीं आ पाएगा। तो इलास्टिक लिमिट इज इन मटेरियल is maximum stress up to which material show elastic property, elastic property that is that is that is after removal of load, removal of load, body regain its shape। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा।
इलास्टिक लिमिट इन मटेरियल इज मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच मटेरियल सो इलास्टिक लिमिट, यानी मटेरियल के ऊपर लोड लगाए हल्का सा, फिर छोड़ दिए तो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में आया। लोड को और बढ़ाए तो लोड बढ़ाए मटेरियल पे तो वो फिर से डिफॉर्म हुआ, आप हटा दिए मटेरियल ओरिजिनल शेप में आया। तो लोड को बढ़ाते गए मटेरियल में स्ट्रेस भी आ रहा है ना। तो मैक्सिमम कौन सा लोड, तो मैक्सिमम लोड पे मटेरियल के अंदर मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा। तो मैक्सिमम हम लोग कितना लोड लगाएं और उसके बाद हटा दे तो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में आ जाए। तो वो जो मैक्सिमम स्ट्रेस मटेरियल के अंदर पैदा होता है, यानी जो हम लोग मैक्सिमम लोड लगाएं और मटेरियल जो है वो डिफॉर्म किया, फिर वहां से लोड हटाने पे वो अपने ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, तो उसको हम लोग इलास्टिक लिमिट कहते हैं। इलास्टिक लिमिट आपको इलास्टिक मटेरियल को डिफाइन करने के लिए किया जाता है। तो इलास्टिक लिमिट इन मटेरियल इज मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच मटेरियल सो इलास्टिक प्रॉपर्टी, है ना। दैट इज आफ्टर रिमूवल ऑफ लोड बॉडी रिगेन इट्स शेप। if it is the stress below which, if the stress is below this limit, अगर इससे कम स्ट्रेस लगाओगे द मटेरियल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर द स्ट्रेस इज रिमूवल। अगर इलास्टिक लिमिट तक या इलास्टिक लिमिट से कम लोड लगाओगे तो मटेरियल अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। ठीक है, बढ़े आगे। इलास्टिक लिमिट एंड हुक्स लॉ किसको बोलते हैं, है ना। हुक्स लॉ क्या होता है, इलास्टिक लिमिट तो हो गया, हुक्स लॉ क्या होता है। हुक्स लॉ लिख लेगा सब, लिख लेगा हुक्स लॉ। साथ साथ में तुम लोग लिख रहा है क्या, मेरा पीडीएफ तो वैसे दे देंगे। हुक्स लॉ क्या होता है, वेन अ बॉडी इज अ स्ट्रेस अप टू इलास्टिक लिमिट, वेन बॉडी इज अ stressed up to elastic limit, elastic limit, when body is stressed up to elastic limit, then in body a stress is directly proportional to directly proportional to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अ स्ट्रेन, यानी स्ट्रेस होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्ट्रेन के। ठीक है, यानी स्ट्रेस है वो किसके प्रोपोर्शनल है छोटू, स्ट्रेस है किसके प्रोपोर्शनल, स्ट्रेन के। और यहां से क्या लिखोगे, स्ट्रेस इक्वल टू ई इंटू स्ट्रेन, यही लिखेंगे ना। क्या लिखेंगे, व्हेन अ बॉडी इज स्ट्रेस्ड अप टू इलास्टिक लिमिट देन इन बॉडी स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, और स्ट्रेस स्ट्रेन के प्रोपोर्शनल होगा, स्ट्रेस इक्वल टू ई गुने स्ट्रेन होगा। हो जाएगा ये। बढ़े आगे, हुक्स लॉ हो जाएगा। इसके अलावा और लिखिएगा, सिग्मा जो हो गया वो किसके बराबर हो गया, ई इंटू स्ट्रेन के बराबर हो गया। ये होता है पी बाई एरिया, यानी फोर्स बाई एरिया इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल होता है। तो फिर यहाँ से एल का फॉर्मूला लिख दीजिएगा जो होगा पी एल बाई ए आता है ना। ये सब लिखिएगा, हुक्स लॉ में थोड़ा सा इलाबोरेट कर दीजिएगा। व्हाट इज अ स्ट्रेस एंड टाइप ऑफ स्ट्रेस, ठीक है। व्हाट इज अ स्ट्रेस एंड करा सर जल्दी जल्दी बच्चा, जल्दी जल्दी क्या करेगा, जल्दी जल्दी तो इतना इतना पढ़ाए हैं, इतना पढ़ाए, फिर दिक्कत कहाँ पे हो गया, मतलब बताओगे कुछ, हम लोग ये सब एग्जाम के बाद डिस्कशन करेंगे। क्या कष्ट हुआ, क्या ऐसा चीज हो गया जो एग्जाम में आज इतना दिक्कत दे रहा है, क्या मतलब मेरे में कमी है, कहीं कमी रह गया होगा। नहीं, आप लोग तो कुछ नहीं, मैं कमी कमी रह गया सर, आप ही में कुछ कमी था, थोड़ा थोड़ा आप ही ठीक से नहीं पढ़ा है। व्हाट इज अ स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, तो स्ट्रेस क्या होता है ये आप डिफाइन कर दोगे, है ना। स्ट्रेस क्या होता है ये आप डिफाइन कर दोगे, क्या स्ट्रेस क्या होता है। ठीक है, तो लिखोगे स्ट्रेस जो होता है वो मटेरियल के अंदर होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, या लिखोगे कि रिस्टोरिंग इफोर्ट, ठीक है, या ठीक है जो
जो रिस्टोरिंग इफर्ट होता है, जो रिस्टोरिंग इफेक्ट होता है, वो होता है स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है बच्चा, हम लोग क्या लिखेंगे, इंटरनल, इंटरनल रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट, अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, internal resistance against deformation. What is a stress and types of a stress? तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, इसी को बोलते हैं स्ट्रेस। या आप बोल सकते हो रीस्टोरिंग इफर्ट, या क्या लिख सकते हो, रीस्टोरिंग इफर्ट, रीस्टोरिंग इफर्ट, इफर्ट अप्लाइड बाय मटेरियल, मटेरियल। अगर कोई मटेरियल है वो रिस्टोरिंग इफर्ट लगा रहा है, खुद को समेटने की कोशिश कर रहा है, तो उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ठीक है, तो इंटरनल रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिफॉर्मेशन, या लिख सकते हो रीस्टोरिंग इफर्ट अप्लाइड बाय मटेरियल, ये हो गया स्ट्रेस। अब यहां पे हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। ठीक है, या इसमें और भी लिख सकते हो, स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है। स्ट्रेस होता है सर, मैथमेटिकली हम लोग स्ट्रेस को लिख सकते हैं फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ये हो गया स्ट्रेस। इसका डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया स्ट्रेस। अब देखना टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, सब बच्चा यहां पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सब यहां पे ध्यान दीजिएगा। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, स्ट्रेस है वो कितने प्रकार के होते हैं, लिख रहा है ना सब। पहला यहां पे होता है टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जो है नॉर्मल स्ट्रेस। क्या बोल रहे हैं, नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल स्ट्रेस दो तरह का होता है, एक होता है टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस लिखिएगा, सब कॉपी में लिखते चलना। और दूसरा है कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, तो वेन पुल फोर्स, ठीक है, फोर्स कुछ ऐसा लगाए हैं कि मटेरियल में क्या आ रहा है, टेंशन आ रहा है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेंसाइल स्ट्रेस। तो सिग्मा टी जो होता है वो फोर्स अपॉन एरिया होता है। थोड़ा सा यहाँ पे डिफाइंड कर देना टेंसाइल स्ट्रेस में, कि व्हेन द लोड इज अप्लाइड ओवर अ बॉडी इन सच अ वे दैट बॉडी ट्राई टू इलोंग्रेट, फोर्स इस तरह से लगा है कि बॉडी इलोंग्रेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हाँ, लिखवा देते हैं बच्चा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब, हम सब टाइप लिखवा देते हैं। डायरेक्ट स्ट्रेस में हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, डायरेक्ट स्ट्रेस, कंप्रेसिव। आज एकदम पूरा फुल हम दे देते हैं, अब तो सब कुछ पढ़ चुके हो। जैसे तुम लोग बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ चुका है, तुम लोग थर्मल स्ट्रेस पढ़ चुका है, सब लिखवा देंगे। आज जितना स्ट्रेस तुम लोग जानते हो सब लिखवा देंगे। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेस, तो कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा सी क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया, तो ये हो गया कंप्रेसिव स्ट्रेस। ठीक है, ये हो गया टेंसाइल स्ट्रेस, टेंसाइल स्ट्रेस और कंप्रेसिव स्ट्रेस। थर्ड है यहां पे बच्चा, समझ गया, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, टेंसाइल स्ट्रेस, कंप्रेसिव स्ट्रेस। अच्छा, इसके बाद तुम लोग क्या जानता है, हाँ, स्ट्रेस डेवलप ड्यू टू, ठीक है, सेकंड में यहां पे लिखिएगा, दूसरा जो है वो है सियर स्ट्रेस, सियर स्ट्रेस। सियर स्ट्रेस जो होता है वो बॉडी को स्लाइड करने का कोशिश करता है, या सियर ऑफ करने का कोशिश करता है। सियर ऑफ का मतलब है दो हिस्सों में बांट देना। तो सियर स्ट्रेस क्या होता है, कि सियर फोर्स, सियर स्ट्रेस क्या होता है, तो सियर स्ट्रेस होता है सर, यहाँ पे ये डिफॉर्मेशन, जैसे बॉडी में इस तरह से डिफॉर्मेशन आया, फोर्स लगाए बॉडी में इस तरह से कुछ डिफॉर्मेशन आया, तो ये जो एंगल बनता है फाई होता है, इसी को सियर स्ट्रेस बोलते हैं। तो ये होगा डेल्टा एल, और ये हो गया, मान लो यहाँ पे डी या एल कुछ भी लिखो। ठीक है, सियर स्ट्रेस क्या होगा, तो लिखिएगा यहाँ पे फाई जो होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाई एल के बराबर होगा। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ मटेरियल ड्यू टू द सियर फोर्स। क्या लिखोगे, कि इट इज अ स्ट्रेस विच इज प्रोड्यूस ड्यू टू सियर फोर्स इन अ मटेरियल। सियर स्ट्रेस थर्ड, यहां पे देखो तीसरा जो स्ट्रेस है वो है बेंडिंग स्ट्रेस। लिख लेगा, बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है एम बाई आई, सिग्मा बटे बाई, ये फॉर्मूला होता है।
तो मटेरियल जब बेंड होता है तो ऊपर में कंप्रेशन, नीचे में टेंशन आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं बेंडिंग स्ट्रेस। व्हेन अ मटेरियल बेंड देयर इज अ कंप्रेशन, compressive stress at the top and there is a tensile stress at the bottom. These compressive and tensile stress develop in the beam due to bending is called bending stress. ठीक है, लिख लेगा। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे सॉरी ये स्ट्रेन हो गया, तो यहाँ पे स्ट्रेस जो होगा यानी शियर स्ट्रेस है, अच्छा स्ट्रेन शियर स्ट्रेस है, वो आ जाएगा शियर फोर्स अपॉन एरिया। ये हो जाएगा शियर फोर्स, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। हाँ, वो स्ट्रेन वाला में लिखना था, यहाँ पे शियर फोर्स अपॉन एरिया हो गया। ठीक है, बेंडिंग स्ट्रेस आपको यहां से मिल जाएगा। चौथा, ठीक है, चौथा लिखो यहाँ पे थर्मल स्ट्रेस। थर्मल स्ट्रेस, ठीक है, a stress develop in the material, a stress developed in material due to change in temperature, change in temperature is called is called is called is called thermal stress. It may be compressive or tensile. It may be compressive, ये कंप्रेसिव भी हो सकता है, कंप्रेसिव और टेंसाइल। क्या बोल रहा था, डिफाइंड कर दे इसको, थर्मल स्ट्रेस सबको डिफाइंड कर दे इधर। हाँ, ये भी लिख सकता है, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस क्या होता है, ठीक है, तो बेंडिंग स्ट्रेस को डिफाइंड करोगे तो लिखोगे कि स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ बीम, स्ट्रेस प्रोड्यूस इन बीम ड्यू टू बेंडिंग, मुड़ने के कारण, ड्यू टू बेंडिंग इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, इज कॉल्ड बेंडिंग स्ट्रेस। ठीक है, शियर स्ट्रेस क्या होगा, तो स्ट्रेस डेवलप्ड ड्यू टू शियर फोर्स इन मेंबर या मटेरियल, इन मेंबर या लिख सकते हो मटेरियल। ठीक है, टेंसाइल स्ट्रेस में क्या लिखोगे, स्ट्रेस ड्यू टू टेंसाइल लोड या टेंशन फोर्स। यहां पे लिखोगे स्ट्रेस ड्यू टू कंप्रेसिव फोर्स। ठीक है, तो यहां पे हम लोग लिख लिए। इसके अलावा और भी होता है, जैसे हम लोग के सिलेबस में नहीं था, टॉर्सनल स्ट्रेस नहीं था। ठीक है, टॉर्सनल स्ट्रेस ये सब नहीं था, तो हो गया काम ये। अब यहां पे नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज अ स्ट्रेन एंड टाइप्स ऑफ अ स्ट्रेन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, छोड़ दें कल करवा देंगे सुबह में, या पढ़ लेगा आज। अ स्ट्रेन एंड टाइप्स ऑफ अ स्ट्रेन, व्हाट इज द स्ट्रेन। अ स्ट्रेन क्या होता है, अ स्ट्रेन इज द रेशियो ऑफ, a strain is the ratio of change in length to the original length, to the original length। जो चेंज इन लेंथ और चेंज इन ओरिजिनल लेंथ होता है उसी को स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल बाई एल, इसी को स्ट्रेन बोलते हैं। ठीक है, चलो, हाँ करवा देंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन कर भी समझा देंगे। व्हाट इज स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, व्हाट इज स्ट्रेन हो गया, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में एक पहला लिखेगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन,
देखो, जिसको नींद आ रहा है ना बच्चा, वो चले जाना, क्योंकि तुम बोलोगे कि नींद आ रहा है तो फिर इसका इम्पैक्ट हमको भी नींद आने लगेगा, हम भी नहीं पढ़ा पाएंगे। आधा घंटा 45 मिनट में हम सब निपटा देंगे। 40 मिनट हुआ है, 40 मिनट और दे दो, आधा हो चुका है। अब इसके बाद हम आपको बताएंगे कि मेथड ऑफ सेक्शन, मेथड ऑफ ज्वाइंट, ट्रस में खत्म करेंगे। मेथड ऑफ, है ना, व्हाट आर द डिफरेंट मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस, तो वहां पे ट्रस के एनालिसिस का ज्वाइंट मेथड और सेक्शन मेथड करेंगे। एजम्पशन इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस करेंगे। फिर इसके बाद बेंडिंग का जो हम लोग का एजम्पशन था वो करेंगे, और स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व करके खत्म करेंगे। क्योंकि बाकी जो छोटा छोटा चीज हम मान के चल रहे हैं, पढ़ के आए हो, है ना, थोड़ा बहुत तो पढ़ ही रखे होगे, तो हम अभी मोटा मोटा वो चीज बताते हैं जिसके आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं और जो थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेन सिर्फ हम यहाँ पे लिखवा देते हैं कि स्ट्रेन है वो कितने तरह के होते हैं। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन, जब आपके कॉपी में आएगा लिखने के लिए तो क्या लिखोगे? पहला यहाँ पे लिखिएगा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। पहला क्या हो गया? लॉन्गी, याद आ रहा है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है, पढ़े हो तुम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, सब अरेंज करके यहाँ पे बस हम लिखवा देते हैं। अगर स्ट्रेन है वो इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड है तो उसको लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे, है ना। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है कि स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड, स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ, स्ट्रेन इन द डायरेक्शन ऑफ strain in the direction of applied load, ठीक है। a strain in the direction of applied load is called longitudinal strain, longi longitudinal strain, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन दो तरह का होता है। ए, पहला क्या हो गया? टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये टेंसाइल स्ट्रेन होगा, ई का मान हो जाएगा डेल्टा एल बाई एल। तो टेंसाइल स्ट्रेन आएगा टेंसाइल लोड के कारण, और बी हो जाएगा कंप्रेसिव स्ट्रेन, टेंसाइल स्ट्रेन और दूसरा कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है। ई का मान कितना हो गया? माइनस डेल्टा एल बाई एल, यहां पे क्या लिखेंगे? माइनस डेल्टा एल बाई एल। टेंसाइल स्ट्रेन होगा टेंसाइल लोड के कारण, और कंप्रेसिव स्ट्रेन होगा कंप्रेसिव लोड के कारण, ड्यू टू टेंशन फोर्स, टेंशन फोर्स। और ये किसके कारण आएगा? ड्यू टू कंप्रेशन फोर्स। और निगेटिव लिए हैं, कंप्रेसिव को हम लोग निगेटिव लेते हैं। तो एक हो गया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। सेकंड है शियर स्ट्रेन, ठीक है सूरज। इसके बाद है शियर स्ट्रेन, सेकंड। सब ये सब पढ़ा हुआ नहीं है तुम लोग का। शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन बस लास्ट मिनट में सर खाली धूल हटा दीजिए। शियर स्ट्रेन किसके कारण आएगा? शियर फोर्स के कारण आएगा। शियर स्ट्रेन शियर फोर्स के कारण आएगा। शियर स्ट्रेन यहां पे देखने को मिलेगा ऐसे, स्ट्रेन प्रोड्यूस इन द बॉडी ड्यू टू शियर फोर्स, तो इसको शियर स्ट्रेन बोलते हैं। स्ट्रेन, स्ट्रेन प्रोड्यूस इन बॉडी ड्यू टू शियर फोर्स, ठीक है। और यहां पे फाई का मान क्या होगा? डेल्टा एल बाई एल। यहां पे फाई का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा डेल्टा एल, और इधर क्या हो जाएगा? एल, डेल्टा एल बाई एल। ये हो गया शियर स्ट्रेन। अब एक और लैटरल स्ट्रेन देख लेते हैं। तीसरा हम लोग पढ़े हैं ना लैटरल स्ट्रेन, थर्ड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन में लैटरल स्ट्रेन। ये क्या होता है कि अगर कोई बॉडी है तो अप्लाइड लोड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। जैसे लोड इधर लगा रहे हैं तो ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना, ये डायमीटर है, चेंज इन डायमीटर बाय डायमीटर। तो स्ट्रेन, स्ट्रेन प्रोड्यूस 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 इन परपेंडिकुलर a strain produce, PRODUC, produce in perpendicular to
टू द अप्लाइड लोड, अप्लाइड लोड, नहीं समझा, अ स्ट्रेन प्रोड्यूस इन परपेंडिकुलर टू द अप्लाइड लोड इज कॉल्ड लैटरल स्ट्रेन, लैटरल स्ट्रेन। और जो लैटरल स्ट्रेन होगा इसका मान हो जाएगा चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर। क्या हो जाएगा? चेंज इन डायमीटर डिवाइडेड बाय डायमीटर, और ये निगेटिव होता है, तो ये हो गया लैटरल स्ट्रेन। ठीक है, इसके बाद और क्या स्ट्रेन हो सकता है? एक हो सकता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और एक चीज आप जानते हो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। चौथा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन लिखवाए थे, चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कैसा होगा देखना, अगर इस बॉडी पे ऑल अराउंड स्ट्रेस लग रहा है, फोर्स लग रहा है, इधर इधर और इधर, है ना, ये मान लो सिग्मा बाई है, यहां पे सिग्मा एक्स है, और इधर सिग्मा जेड है। वेन अ बॉडी इज कंप्रेस्ड और स्ट्रेस ऑल अलोंग, ठीक है, ठीक है, वेन अ बॉडी, वेन अ बॉडी is under under force, then there is a change of volume, there is change of volume, change of volume। when a body is under force लग रहा है, बॉडी पे क्या लग रहा है? फोर्स लग रहा है, टेंसाइल कंप्रेसिव सब लग रहा है। when a body is under force then there is a change in volume, the change ratio of change in volume, change in volume to the original volume is called वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो इसको ईवी से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये हो जाएगा डेल्टा वी अपॉन वी, इसको बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है, इसके बाद एक और आता है थर्मल स्ट्रेन, लास्ट थर्मल स्ट्रेन, पचमा थर्मल स्ट्रेन। सबको समराइज कर दिए, ये स्ट्रेन कहां से आएगा? ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। थर्मल स्ट्रेस प्रोड्यूस इन अ बॉडी ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, डेल्टा एल का वैल्यू होता है एल अल्फा, डेल्टा टी, यहां से हो जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। तो ये डेल्टा एल बाई एल क्या है? थर्मल स्ट्रेन। हो गया, ये कर लेगा क्वेश्चन थर्मल स्ट्रेन। अब आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नेक्स्ट है डिफाइंड एंड एक्सप्लेन टर्म लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। अभी बताए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है, बताए ना कि अगर हम लोग फोर्स के डायरेक्शन में स्ट्रेन देखें तो वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन हो जाएगा, जिधर फोर्स लग रहा है उसी तरफ स्ट्रेन देखे तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर हम लोग स्ट्रेन देखे तो लैटरल स्ट्रेन। और पॉइजंस रेशियो क्या होता है ना, पॉइजंस रेशियो अभी लिखवाए हैं हम लॉन्गिट्यूडनल और लैटरल स्ट्रेन, पॉइजंस रेशियो क्या होता है? तो इट इज अ रेशियो ऑफ lateral strain to the longitudinal strain longitudinal to the longitudinal strain is called Poisson's ratio। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? पॉइजंस रेशियो कहते हैं। तो इट इज रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, पॉइजंस रेशियो म्यू है, तो क्या हो गया? लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है, म्यू लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हो गया पॉइजंस रेशियो। ठीक है,
बढ़े आगे। हम्म। बहुत अच्छे। अरे लड़की, नींद भगाने का भी मन कर रहा है तो चेहरा पे पानी मार लो, सो जाओ ना, क्यों इतना टेंशन लेना। बल्क मॉडुलस, के क्या होता है? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। तुम लोग कितना, मतलब सुबह से हम तुम लोग का तो 2 क्लास ले चुके हैं। एक आपका मोर सर्कल का क्लास लिए, एक आपका हम क्लास लिए हैं उधर ऑब्जेक्टिव का, और एक ये तीसरा क्लास ले रहे हैं। कम से कम 6-7 घंटा तो हम क्लास ले चुके हैं सिर्फ आप लोग का। इसके अलावा भी बहुत सारा काम था, खुद भी पढ़ना, कुछ और भी क्लासेस। तो मिला जुला कर हमको लग रहा है 10-12 घंटा तो हम पढ़ा देते हैं, खड़ा होकर बोल बोल के पढ़ जाते हैं। इतना फोकस तो है कि आज 7 घंटा 8 घंटा 10 घंटा हम लोग क्लास कर लेते हैं। नहीं समझा? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसको के बोलते हैं। तो क्यों ऐसा दिक्कत होता है बच्चा? नहीं, थोड़ा सा, थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, शेयर शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नहीं सर। ठीक है। कल कल को देखो एग्जाम होगा, तुम लोग का बहुत बहुत मेहनत किए हैं इस सब्जेक्ट को लेकर, शुरू से आगाह करते आए थे, हर बार बोलते थे बच्चा ये पेपर जो है वो आपसे समय मांगता है, आप समय नहीं दोगे तो ये पेपर आपको धोखा देगा। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल है ना, कॉन्सेप्ट नहीं सीखोगे, न्यूमेरिकल का प्रैक्टिस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा। देखो ध्यान से समझना, अगर इस मटेरियल को हम यहाँ पे तीन तरफ से कंप्रेसिव फोर्स लगा रहे हैं, यानी स्ट्रेसेस लगाया जा रहा है, इक्वल स्ट्रेसेस लगा रहे हैं ऑल अराउंड, इक्वल स्ट्रेसेस लगा रहे हैं, तो बल्क मॉडुलस बताता है कि मटेरियल को अगर हम लोग कंप्रेस करें तो कंप्रेशन में अपने आप को कितना रोक पाएगा, है ना। एक मटेरियल जैसे हम मान लो रुई है, तो रुई को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन पत्थर को तो कंप्रेस नहीं कर सकते। तो हर मटेरियल का कंप्रेस होने का एबिलिटी अलग अलग होता है। समझा हम क्या बोल रहे हैं? यहाँ पे हिंदी में लिखें तो हर मटेरियल का कंप्रेस होने का एबिलिटी अलग अलग होता है। हर मटेरियल का, मटेरियल का कंप्रेस होने का एबिलिटी, कंप्रेस होने का, कंप्रेस होने का, कंप्रेस होने का एबिलिटी अलग होता है, एबिलिटी अलग होता है, अलग होता है। यानी हर मटेरियल एक समान कंप्रेस नहीं होता है, किसी को आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, किसी को मुश्किल से कंप्रेस कर सकते हैं। नहीं समझा? कोई मटेरियल को आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, जैसे रुई है, गद्दा है ना, फोम है, तो उसको आसानी से कंप्रेस कर सकते हैं, जबकि कोई मटेरियल ठोस होता है वो आसानी से कंप्रेस नहीं होता है। तो हर मटेरियल का अलग क्या होता है? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको हम लोग के कहते हैं। ये क्या है? बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी रिप्रेजेंट अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज विच इज सो रेजिस्टेंस अगेंस्ट द कंप्रेशन। अगर आप मटेरियल को कंप्रेस कर रहे हो तो यही वो गुण है, जिसका ज्यादा होगा उसको कंप्रेस करना मुश्किल होगा, और जिसमें बल्क मॉडुलस कम होगा उसको कंप्रेस करना आसान हो जाता है। तो इट इज रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस अगेंस्ट, अगेंस्ट, रेजिस्टेंस मतलब रोकना, किसको रोकने की कोशिश कर रहा है? रेजिस्टेंस अगेंस्ट कंप्रेशन, कंप्रेशन, कंप्रेशन ऑफ मटेरियल। समझा? तो इट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट कंप्रेशन ऑफ मटेरियल। बल्क बल्क मॉडुलस क्या? इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज रिलेटेड टू कंप्रेसिबिलिटी। इट इज प्रॉपर्टी, इट इज अ प्रॉपर्टी, अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ऑफ मटेरियल। ठीक है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज रिलेटेड टू, which is related to, which is related to compressibility, 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 which is
रिलेटेड टू, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज रिलेटेड टू कंप्रेसिबिलिटी। ये कंप्रेसिबिलिटी से रिलेटेड है, यानी मटेरियल को हम लोग कंप्रेस कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये बल्क मॉडुलस बताता है। तो यहां से एक आता है कि बल्क मॉडुलस जो होता है, बल्क मॉडुलस जो होता है, मॉडुलस जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल है? 1 बाई कंप्रेसिबिलिटी के। हायर द बल्क मॉडुलस लेसर विल बी द कंप्रेसिबिलिटी। इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। चलो सब यहां पे ध्यान दो, बल्क मॉडुलस क्या होता है? 1 बाई कंप्रेसिबिलिटी। तो क्या है? इट इज रेजिस्टेंस अगेंस्ट कंप्रेशन ऑफ मटेरियल। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल विच इज रिलेटेड टू कंप्रेसिबिलिटी। हायर द बल्क मॉडुलस, higher the bulk modulus, lesser will be ability to compress. Lesser, higher the bulk modulus, higher the bulk modulus, bulk modulus, modulus, lesser will be ability to be compressed. Lesser will be ability to be compressed, to be compressed. और इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस डिवाइडेड बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। बल्क मॉडुलस। बढ़े आगे, बल्क मॉडुलस। चलो अब अगला यूनिट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर बेंडिंग या सिंपल बेंडिंग? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर बेंडिंग एंड सिंपल बेंडिंग? क्या होता है कि बीम का वो पोर्शन जिसमें शियर फोर्स 0 आ रहा है और बेंडिंग मोमेंट आ रहा है ना। जैसे आपको बताए थे कि यहाँ पे एक ओवरहैंगिंग बीम है और इस ओवरहैंगिंग बीम पे यहाँ पे लोड लगा है, यहाँ पे लोड लगा है। तो इसका जो शियर फोर्स डायग्राम था वो कुछ ऐसा बना था, इसका शियर फोर्स डायग्राम है। तो यहां पे इस पोर्शन पे शियर फोर्स का मान है वो 0 है, बट बेंडिंग मोमेंट का मान यहां पे है। बेंडिंग मोमेंट का मान कुछ कांस्टेंट आया था, कुछ बेंडिंग मोमेंट इस तरह से आया था जो कि कांस्टेंट था। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्योर बेंडिंग या सिंपल बेंडिंग? तो मीनिंग क्या होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंपल बेंडिंग? लिखना यहां पे प्योर बेंडिंग, प्योर बेंडिंग, बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग, सिंपल बेंडिंग is a condition, is a condition, is a condition in beam, condition in beam where there is only bending moment, only bending moment, and there is no shear force, there is no shear force, शियर फोर्स। तो बीम में अगर केवल बेंडिंग मोमेंट लगे, शियर फोर्स ना लगे, शियर फोर्स 0 हो, तो वो कंडीशन होता है प्योर बेंडिंग का, सिंपल बेंडिंग का। जो जो इसका, हाँ, बॉडी बेंड विदाउट शियर फोर्स, बहुत अच्छे। और इसमें क्या होता है छोटू कि प्योर बेंडिंग और सिंपल बेंडिंग में है तो बीम बेंड इन अ सर्कुलर कर्व, सर्कुलर कर्व, यानी जब बीम मुड़ेगा तो ये जो बीम मुड़ेगा वो किस किस तरह का शेप में मुड़ेगा? तो यहां पे जब आप लोड लगाओगे तो इसमें जो डिफ्लेक्शन होगा ना वो सर्कुलर शेप में होगा। इट इज अ पार्ट ऑफ सर्कल। प्योर बेंडिंग का केस हो गया, समझ में आ गया? प्योर बेंडिंग का केस आ गया। हाँ, एंड देर इज नो शियर फोर्स। और जब ये मुड़ेगा तो ये शेप किसका ले लेगा? सर्कुलर शेप ले लेगा। राइट द एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। तो जब थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग में हम लोग देखेंगे तो क्या क्या एजम्पशन है, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग का एजम्पशन क्या क्या है। अभी हम लोग देखें कि सिंपल बेंडिंग क्या होता है और इसमें क्या होगा बच्चा, ऊपर में क्या होगा? अगर यहाँ पे तो बॉडी जो है जब ये बेंड करेगा तो एक जगह पे कंप्रेशन होगा, दूसरे जगह पे टेंशन आएगा, बीच में आपको यहाँ पे न्यूट्रल एक्सिस मिलेगा। ये सब लिख सकते हैं कि ऊपर में कंप्रेशन, एक जगह पे कंप्रेशन आता है, दूसरे जगह पे टेंशन होता है।
और एक ऐसा जगह होता है बीच में सेंट्रॉइड पे जो न्यूट्रल एक्सिस होता है। तो ये सब केसेस लिख सकते हो। तो जब प्योर बेंडिंग हम लोग एनालाइज करेंगे बीम में, तो क्या क्या एजम्पशन लेना है, बस अब 15-20 मिनट का कहानी बचा हुआ है, एक दो क्वेश्चन और ले लेंगे, उसके बाद खत्म करेंगे, ठीक है। चलो, एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग। जब सिंपल बेंडिंग होगा, प्योर बेंडिंग होगा, तो बीम क्या मानते हैं? मटेरियल इज एज्यूम टू बी होमोजीनियस एंड आइसोट्रॉपिक। बस ये याद रखना कि जो मटेरियल होगा उसको हम लोग होमोजीनियस या आइसोट्रॉपिक मानते हैं, ठीक है। प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग। यानी जो सेक्शन पहले प्लेन हुआ करता था, ये जो प्लेन था, ये बेंड होने के बाद ये सेक्शन अभी सीधा है, तो बेंड होने के बाद भी ये सीधा ही रहेगा, प्लेन ही रहेगा। यानी अस्ट्रेन का वेरिएशन लीनियर होता है, अस्ट्रेन का वेरिएशन लीनियर होता है। और यहीं से जब हम लोग देखे थे, तो ये आपको बेंडिंग स्ट्रेस का वेरिएशन देखने को मिला था, लीनियर। यानी प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग, यानी बिफोर और आफ्टर प्लेन ही रहेगा। दूसरा हो गया, पहला हो गया था। लोड इज अप्लाइड अप टू द इलास्टिक लिमिट। यानी जब हम लोग लोड अप्लाई करेंगे ना, बीम है तो बीम के ऊपर लोड अप्लाई किया जा रहा है, यहाँ पे लोड लग रहा है, यहाँ पे लोड लग रहा है, तो इलास्टिक लिमिट तक लोड लगा है। यानी लोड हटाओगे तो जो बीम है वो सीधा हो जाएगा, लोड हटाएंगे तो बीम सीधा हो जाएगा, ठीक है। यानी लोड इज अप्लाइड अप टू इलास्टिक लिमिट। बीम इज इन प्योर बेंडिंग। जो बीम होगा वो प्योर बेंडिंग में होगा या सिंपल बेंडिंग में होगा। ईच लेयर ऑफ बीम एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट इंडिपेंडेंटली। आपको बताए थे कि बीम को हम लोग अलग अलग लेयर में मानते हैं, याद है? नोट्स कॉपी देखना, हम लोग अलग अलग लेयर में माने थे। और जब एक लेयर दूसरे लेयर के ऊपर मूव करेगा तो कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। ईच लेयर ऑफ बीम एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट, यानी फैलेगा और सिकुड़ेगा इंडिपेंडेंटली, हम लोग ऐसा मानते हैं, एज्यूम करते हैं, ठीक है। यंग्स मॉडुलस ऑफ मटेरियल इन कंप्रेशन एंड टेंशन विल बी सेम। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो होगा वो कंप्रेशन और टेंशन का सेम आएगा। तो बताओ सब जल्दी से कमेंट करके बताओ कि ये दो चीज हो जाएगा, थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग और प्योर बेंडिंग का। ये लिख दोगे एजम्पशन, और दूसरा लिख दोगे ये सिंपल बेंडिंग या प्योर बेंडिंग क्या होता है। हो जाएगा ये? थोड़ा सा क्लियर हुआ? अच्छा लग रहा है? फील हो रहा है? ठीक। देखो क्वेश्चन छप चुका है, आपको बोले थे कि क्वेश्चन जो आएगा उसमें वर्केबिलिटी रहेगा, याद है बोले थे? बच्चा डर क्यों रहा है? क्यों डर रहा है? डर इसलिए लग रहा है सर क्योंकि वो भूत है जिसको हम लोग देखे नहीं है, वो कितना खतरनाक है नहीं पता है। लेकिन जब भूत आपके सामने आता है तो क्या कर लेते हो? उसको बोतल में बंद कर लोगे, नहीं तो पैकेट में लेके घूमेगा। फिर से हम बोल रहे हैं, टेंशन मत लो। अगर आप पढ़े हो, ईमानदारी से क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हो, तो एग्जाम बहुत अच्छा जाएगा आपका, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। एसएफडी बीएमडी बनाया है, जो हम जितना हम लोग मेहनत किए थे, साथ साथ में अगर मेहनत किए हो तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। वहां पे अपने आप वहां पे सपोर्ट रिएक्शन निकालोगे, खुद ब खुद एबी के बीच में निकालोगे, फिर बीसी के बीच में निकालोगे। शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट आराम से बनते जाएगा, धीरे 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 करके बनाते जाना, ठीक है। मोर सर्कल सिखा ही दिए हैं आज, मोर सर्कल कर ही लोगे। तो बचा ही क्या है? बच्चा क्या वैसा बच्चा है जो तुम लोग नहीं करके आ पाओगे? ठीक है, तो डरो नहीं। ऐसा ही डर तुम लोग को सीटी के पहले भी लग रहा था, सर कंक्रीट टेक्नोलॉजी में क्या क्या पढ़ना है, कितना टेस्ट है, ये टेस्ट वो टेस्ट, पूरा सर 120 पेज का है, पता नहीं क्या आएगा। जब क्वेश्चन आप देखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका हाथ चलेगा, ऑटोमेटिकली आपका दिमाग चलेगा, ठीक है। बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा, डरो मत, ठीक है, डरो मत। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, ये हो जाएगा ना सबसे पहले? एक बार कमेंट करके बोलो कि ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा सबसे, एक बार कमेंट करके बता दो। यस सर, हो जाएगा ये। जल्दी कमेंट करके बोलो, एजम्पशन इन द थ्योरी ऑफ सिंपल बेंडिंग हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है यहां पे, अब आगे, स्टेट द एजम्पशन मेड इन द एनालिसिस ऑफ सिंपल फ्रेम या सिंपल ट्रस। जो सिंपल ट्रस है इसका एजम्पशन देख लेते हैं। अच्छा, परफेक्ट ट्रस, टाइप्स ऑफ ट्रस याद है सबको? टाइप्स ऑफ ट्रस याद है क्या होता है? परफेक्ट ट्रस एन इक्वल टू 2J-3, रिडंडेंट डेफिशिएंट ट्रस याद है सबको, तो उधर हम नहीं जा रहे। एजम्पशन इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस, अब जल्दी से मेथड ऑफ एनालिसिस,
एंड एजम्पशन इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट हम लोग कर लेते हैं जल्दी जल्दी, बोलो। यस सर, याद है। चलो एक बार ये पढ़ लो, अब इसके बाद हम आपको वो पढ़ा देते हैं, क्या पढ़ा देते हैं, मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, ज्वाइंट मेथड और सेक्शन मेथड। अगर पूछेगा तो उसको कैसे लिखेंगे, एक बार इसको पढ़ो तो रीड आउट करो, जल्दी से इसको रीड आउट करो। अब यहां से क्वेश्चन जो है वो 15 मिनट और चलेगा मैक्सिमम, ठीक है, 15 मिनट का और क्लास चलेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अभिनव बॉस, बच्चा पढ़ के जाओ, पढ़ के जाओ, समय है तो पढ़ के जाओ, नहीं समय है तो छोड़ दो उसको, ठीक है, पढ़ के जाओ। कौन सा आ सकता है, कौन सा आ सकता है, ये कंफर्म हम नहीं बता सकते हैं कि सर ये आएगा ही, किसी के आने के चांसेस है, अगर आप पढ़ सकते हो तो वो पढ़ के जाइए, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं, यहां पे देख लो, स्टेट द एजम्पशन मेड इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। देखो ट्रस्ट इज परफेक्ट वन, यानी जो ट्रस्ट है वो परफेक्ट होना चाहिए, या यानी एन इक्वल टू 2j-3 होना चाहिए। यहां से ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, ठीक है, ये पूरा पढ़ लो, परफेक्ट, डिफिशियंट, ये सब का ऑब्जेक्टिव भी यहां से पूछा जा सकता है। देखो क्वेश्चन पता है क्या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, पूछेगा ट्रस्ट पे लोड कहां लगाते हैं, ट्रस्ट पे लोड है वो कहां लगाते हैं, ट्रस्ट पे लोड कहां लगाते हैं। तो ट्रस्ट इज परफेक्ट वन, दैट इज रिलेशन इक्वल टू एन इक्वल टू 2j-3 इज ऑलवेज सेटिस्फाइड, ऑल द मेंबर आर हिंज्ड और पिन ज्वाइंटेड एट एंड। तो ऑल द मेंबर आर हिंज्ड होगा, पिन ज्वाइंटेड होगा एंड पे, ठीक है। द लोड्स आर एक्टिंग ओनली एट द ज्वाइंट, जो भी लोड लगेगा वो कहां पे लगेगा, ज्वाइंट पे लगेगा, ठीक है। द सेल्फ वेट ऑफ द मेंबर इज नेग्लेक्टेड, जो ट्रस्ट के जितने भी मेंबर होंगे सबका सेल्फ वेट नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो एजम्पशन इन द एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। अब अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है स्टेट द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है, स्टेट द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। इसको फ्रेम भी कहता है, ठीक है, सिलेबस में फ्रेम भी यहां पे लिख दिया है, बट फ्रेम जो होता है वो ट्रस्ट ट्रस्ट और फ्रेम अलग होता है, ठीक है, लेकिन आपके सिलेबस में लिख दिया है ट्रस्ट, ठीक है। स्टेट द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, हेयर वी हैव टू मेथड, कितना मेथड है, स्टेट द मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, वी हैव टू मेथड, टू मेथड, ठीक है। पहला मेथड क्या है, ठीक है, ज्वाइंट मेथड, ज्वाइंट मेथड, और दूसरा है सेक्शन मेथड, ठीक है, इसको थोड़ा हम समय लेकर बता देते हैं, सेक्शन मेथड, थोड़ा सा हम समय लेकर इसको एक्सप्लेन कर देते हैं, लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन लिख देते हैं, है ना। ठीक है। चलो देखते हैं आगे। नहीं बच्चा, क्या 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 हम कमेंट करें इसके बारे में, पता नहीं एग्जाम आपका कैसा जाए, उसका उसका तो हम कुछ नहीं बता सकते हैं, लेकिन बहुत बहुत कोशिश किए कि आप पढ़ो, बहुत कोशिश किए, ठीक है। ध्यान से देखना यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, हाँ ये लास्ट क्लास है, 15 मिनट 20 मिनट मैक्सिमम 15 मिनट, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, ज्वाइंट मेथड, ज्वाइंट मेथड, ज्वाइंट मेथड फॉर 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 एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट, ठीक है। तो ज्वाइंट मेथड हम एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। देखो ज्वाइंट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक ट्रस है यहाँ पे, एक सबसे सिंपलेस्ट जो ट्रस होता है वो ट्रायंगुलर होता है, जो सबसे सिंपलेस्ट ट्रस होता है वो क्या होता है, ट्रायंगुलर होता है ना। और जब भी लोड लगेगा तो कहां पे लगेगा, जब भी लोड लगेगा तो लोड लगेगा ज्वाइंट पे, ठीक है, इस तरह से लोड लग रहा है। तो ज्वाइंट मेथड में क्या करते हैं हम लोग, हर एक ज्वाइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। हाँ कल हम आपका 2025 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर दीजिएगा।
तो इसमें आप लिखिएगा कि इन दिस मेथड, सबसे पहले क्या लिखिए, ज्वाइंट मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। पहले क्या लिखिएगा, पहला पॉइंट कि इन दिस मेथड, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये ज्वाइंट ए है, ये ज्वाइंट बी है, और इसको हम सी कह दिए, ए बी सी। तो ए पे जो रिएक्शन आएगा, सपोर्ट रिएक्शन आएगा, वो आर ए होगा। यहां पे जो सपोर्ट रिएक्शन होगा वो आर बी होगा, है ना, आर ए आर बी है। तो इन दिस मेथड फर्स्ट 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 बी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम, बॉडी डायग्राम, डायग्राम एट ईच ज्वाइंट, ईच ज्वाइंट। अब इसके बाद यहां पे बच्चा सब लिख लेना, ये लिख लेना। जैसे ये ज्वाइंट ए है, तो ए पे एक सपोर्ट रिएक्शन लग रहा है आर ए, और जो मेंबर पे फोर्स होगा वो ज्वाइंट पे हम लोग शो करेंगे। यहां से लिख लीजिएगा एफ ए बी, और इधर से बना दीजिएगा एफ, कौन सा है, ए सी। ऐसे बना लीजिएगा, ये काम कर लेगा। इन दिस मेथड फर्स्ट बी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम एट ईच ज्वाइंट, हर एक ज्वाइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम है वो बनाते हैं, ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, अब यहां पे नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि क्या करते हैं कि अननोन फोर्सेस, अननोन फोर्सेस, फोर्सेस इन ईच मेंबर, ईच मेंबर, ठीक है, अननोन फोर्सेस इन ईच मेंबर, मेंबर, मेंबर कैन बी, कैन बी कैलकुलेटेड, कैन बी कैलकुलेटेड by using two equation, two equation at each joint, two equation at each joint। हर एक ज्वाइंट पे हम लोग दो इक्वेशन यूज करते हैं। पहला इक्वेशन क्या है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, और दूसरा क्या है, समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो। हेयर वी हैव टू इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, समझ में आया। रिजोल्यूशन, फोर्स को रिजोल्व करना, रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, ये आपको आना चाहिए, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है, यहां पे लिखते हैं, लिख देते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स, फोर्स मस्ट बी क्लियर, फोर्स मस्ट बी क्लियर, मस्ट बी क्लियर। कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मस्ट बी क्लियर, यानी आपको फोर्स को रिजोल्व करने आना चाहिए, ठीक है। टू इक्वेशन, ये जो समेशन ऑफ एफ एक्स, समेशन ऑफ एफ वाई है, दीज टू इक्वेशन आर सफिशियंट टू सॉल्व, सॉल्व एनी इक्वेशन। ये जो दो इक्वेशन है ये सॉल्व करने के लिए सफिशियंट है। कॉन्सेप्ट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स मस्ट बी क्लियर। नेक्स्ट, तो यहां पे लिखते हैं टू इक्वेशन, टू इक्वेशन, इक्वेशन, इक्वेशन इज सफिशियंट, सफिशियंट, सफिशियंट टू कैलकुलेट, कैलकुलेट मेंबर फोर्स, मेंबर फोर्स लास्ट, ठीक है। अब वैसे ज्वाइंट को नहीं लेना है जिसपे दो से ज्यादा अननोन मेंबर फोर्स हो, समझा, दो से ज्यादा ज्यादा होगा तो नहीं लेना है, ठीक है। लिखें अ ज्वाइंट सेलेक्टेड, लिख लीजिएगा ए ज्वाइंट, कमेंट आपका देख रहे हैं बच्चा सब, थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दो। अ ज्वाइंट सेलेक्टेड, अ ज्वाइंट सेलेक्टेड, सेलेक्टेड शुड नॉट कंटेन, शुड नॉट कंटेन, कंटेन मोर देन टू, मोर देन टू अननोन फोर्स,
ठीक है, हम कोशिश करेंगे जितना ज्यादा से ज्यादा मतलब लेक्चर है जितना शॉर्ट रख सके उतना बेटर है, ठीक है, ताकि आप इसको एग्जाम हॉल के पहले भी ये लेक्चर देखते हुए तुम लोग अपना टाइम स्पेंड कर सको। अरे हिमांशु, क्या कर दिया, तुमसे उम्मीद नहीं था। मूर्ख सर्कल का क्वेश्चन सबसे बन गया है। चलो अब हम लोग देखते हैं कराए। हिमांशु तुमसे हिमांशु, तुम लोग, हिमांशु ये तुमसे उम्मीद नहीं था। ठीक है, सब बनाकर भेजा है। ठीक है, आगे देखते हैं, सेक्शन मेथड देखें। सेक्शन मेथड लिखते हैं यहाँ पे, सेक्शन मेथड। तुम लोग का कमेंट जो है ना, सेक्शन मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। इसमें तीन इक्वेशन हम लोग लेते हैं। जैसे सपोज करो कि एक इस तरह का ट्रस्ट है, समझा, एक इस तरह का ट्रस्ट है, इस तरह का एक ट्रस्ट है। तो सबसे पहले इस ऐसे बनाइएगा, डायग्राम बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जिस जिस भी मेंबर में हमको फोर्स निकालना रहता है वहां से एक इमेजिनरी सेक्शन लाइन पास करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड अ सेक्शन लाइन, ए सेक्शन लाइन passes through passes through sec passes through member which is which is which is having unknown force which is having unknown force to calculate, समझा। इन दिस मेथड अ सेक्शन लाइन पासेस थ्रू मेंबर विच इज हैविंग अननोन फोर्सेस टू कैलकुलेट। जिसका जिसका अननोन फोर्स है वो हमको कैलकुलेट करना है, तो वहां से हम लोग एक सेक्शन लाइन को पास कराते हैं। इसको बोलते हैं सेक्शन लाइन। जो सेक्शन लाइन है वो ट्रस को दो भाग में बांटता है। सेक्शन लाइन क्या करता है, सेक्शन लाइन कट सेक्शन लाइन कट अ ट्रस इन टू पार्ट, इन टू पार्ट, दो भाग में बांट देता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, दो भाग में बढ़ जाता है तो यहां पे थ्री इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज करते हैं। फिर हम लोग क्या करते हैं, बाय यूजिंग थ्री इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम लिखिएगा, दो भाग में बढ़ जाता है। फिर लास्ट, बाय यूजिंग थ्री इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, थ्री इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम, थ्री इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, थ्री इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम, थ्री इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, बाय यूजिंग थ्री इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम वी कैन फाइंड, वी कैन फाइंड अननोन, अननोन मेंबर फोर्स। बस हो गया, अननोन मेंबर फोर्स। अब एक लास्ट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और कहानी खत्म हो जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। तो तीन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ आई इक्वल टू जीरो, और समेशन ऑफ मोमेंट इक्वल टू जीरो एट एनी पॉइंट। तो ये तीन इक्वेशन ऑफ इक्विलिब्रियम है जिसकी मदद से हम लोग अननोन मेंबर फोर्स निकाल लेते हैं। तो ये लिख लीजिएगा, इतना हो जाएगा काम। मेथड ऑफ सेक्शन हो गया, मेथड ऑफ, ठीक है।
ये फिर सर मेरा तो होशो बच्चा तुम्हारा, तुम्हें म्यूट करते हैं। ये मैसेज को टाइप करके रखा है, कॉपी करके पेस्ट कर देता है। हम पीडीएफ भेज देंगे नीरज, कर सर थोड़ा बैक पेज। हाँ बैक करते हैं। हम पीडीएफ भेज देंगे, सेक्शन मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ ट्रस्ट। अब एक लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम आपको दिखा देते हैं, और वो है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील। ये रहा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ऑफ माइल्ड स्टील, याद रहेगा। सबसे पहले बताओ, हम पूरा पीडीएफ भेज देंगे। ये लेक्चर देख लेना, जो आपको पढ़ाएं पढ़ के चले जाना, बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है। माँ भगवती की कृपा आप पे बनी रहे। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, भूला भटका चीज याद आ जाए, और क्या बोल सकते हैं। बहुत बहुत मेहनत की है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में, हमको पता है हम क्या किए हैं। पूरे 3 महीने 4 महीने अथक प्रयास किए हैं, बहुत कोशिश की है समझाने का। अगर समय पे आप लोग वो न्यूमेरिकल केवल होमवर्क बना के रखो, रिवाइज करके रखते ना, अभी बहुत अच्छा, अभी भी एग्जाम आपका अच्छा जाएगा। आप अपनी शक्तियों को पहचान नहीं पा रहे हो, ठीक है। डीमोटिवेट हो गया है, डीमोटिवेट कोई कर दिया है या डीमोटिवेट हो गया है, जबकि तुम लोग बहुत अच्छा पढ़ाई किया है, शुरू से अंत तक बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे। फिर पता नहीं एग्जाम के एक दिन पहले ऐसा क्या भूचाल आ गया कि एकदम डीमोटिवेटेड फील कर रहा है, जबकि हमको पता है कि तुम लोग बहुत अच्छा एग्जाम देकर आओगे। ठीक है, चलो यहां से ये इस तरह से कर्व जाएगा, कर्व जाएगा, कर्व जाएगा। ठीक है, बताए थे कि यहाँ पे थोड़ा सा इस तरह से ले जा सकते हो, और फिर ये इस तरह से जाएगा, ऐसा बनाइएगा कर्व। ठीक है, जो कर्व हम बनाए हैं इसी तरह का कर्व बनाइएगा। और कोई अभी बच्चा प्लीज, अभी रात का समय है, हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, कोई आलतू फालतू बकवास नहीं। तो ये हम लोगों का हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व, ऐसे बनाइएगा। ठीक है, डी, और ये हो गया डी डैश ई एफ। ठीक है, तो ओ से लेकर ए तक यहां पे प्रोपोर्शनल लिमिट है, बी इलास्टिक लिमिट है, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, और ये यहां से कांस्टेंट जाएगा। ठीक है, अल्टीमेट पॉइंट और फेलुअर पॉइंट। ऐसा कर्व बना लोगे। 4 नंबर में न्यूमेरिकल नहीं आता है, 4 नंबर में थ्योरी ही आएगा। टाइप्स ऑफ बीम पढ़ के जा रहा है ना सब, बीम के प्रकार। तो ये हो गया स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। इसमें आपको पॉइंट ए लिखना है, बी लिखना है, सी लिखना है, डी लिखना है। तो ये कर्व ऐसे बन जाएगा, सबको सबका कर्व बन जाएगा। एक्स एक्सिस में स्ट्रेस होता है, एक्स एक्सिस में स्ट्रेस होता है। बाई एक्सिस में क्या होता है, यहां पे स्ट्रेन होता है। बाई एक्सिस में स्ट्रेन होता है। ओह, माय मिस्टेक, सॉरी सॉरी। देखो यही यही होता है, यहां पे जो है ये इस एक्स एक्सिस में स्ट्रेन होता है। ठीक है, इधर क्या होता है, स्ट्रेन होता है, और इस बाई एक्सिस में स्ट्रेस होता है। ठीक है, जो कि सही लिखा हुआ है, स्ट्रेस और इधर स्ट्रेन, बिल्कुल सही लिखा हुआ है, स्ट्रेस और स्ट्रेन। ठीक है, ओ से लेकर ए तक का लाइन है, वो प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, जिसको लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी भी बोलते हैं। ओ से लेकर ए तक एक स्ट्रेट लाइन होता है। बी बिंदु है, वो इलास्टिक लिमिट होता है। सी बिंदु को क्या बोलते हैं, अपर यील्ड पॉइंट। डी को क्या बोलते हैं, लोअर यील्ड पॉइंट। यहां पे सब लिखा हुआ है। ए जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट है, ए को प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। और यहीं पे हुक्स लॉ फॉलो होता है, हुक्स लॉ, हुक्स लॉ यहीं तक फॉलो होता है। हुक्स लॉ जब लिखते हैं ना, तो लिखते हैं विद इन इलास्टिक लिमिट। एक्चुअली में क्या होता है ना, कि ये जो दोनों पॉइंट है ना, ए और बी, जो स्टील होता है उसमें एकदम एग्जैक्टली एक ही बिंदु पे होता है। फॉर स्टील के लिए ए और बी एक ही जगह पे होता है। इसीलिए जब हम लोग हुक्स लॉ लिखते हैं तो वहां पे इलास्टिक लिमिट लिखते हैं। लेकिन ऑब्जेक्टिव में आएगा ना, तो लिखिएगा कि हुक्स लॉ कहां तक वैलिड होता है। तो हुक्स लॉ जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक वैलिड होता है। हुक्स लॉ यहां तक वैलिड होता है। फिर बी है इलास्टिक लिमिट, सी है अपर यील्ड पॉइंट, डी है लोअर यील्ड पॉइंट, ई है अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ, और एफ पे जाके फेलुअर हो रहा है। तो यहां पे आप बनाइएगा ए, फिर यहां पे मिलेगा बी, फिर यहां पे आ जाएगा सी अपर यील्ड पॉइंट, फिर ये नीचे जाएगा इधर से। ठीक है, ठीक, ए बी, यहाँ पे सी, यहाँ पे डी आया, फिर ये स्ट्रेट जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा और ये फेल हो जाएगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, ए बी सी, यहाँ पे मिल जाएगा डी, ये हो जाएगा डी डैश, यहाँ पे हो जाएगा ई, और ये अंतिम में हो जाएगा एफ। तो ए जो होता है इस तरह से आप बनाइएगा। देखो यहां से एकदम स्ट्रेट लाइन ले जाना, फिर यहां से थोड़ा सा मोड़ना, फिर नीचे चल जाना, फिर थोड़ा सा ऊपर जाके ऐसे फेल करा देना। तो यहां पे लिखिएगा ए, यहां पे लिखिएगा बी, यहां पे हो जाएगा सी, यहां पे हो जाएगा डी, यहां पे लिखिएगा डी डैश, यहां पे लिखिएगा ई, ई के बाद आ जाएगा फेल। ई का मतलब अल्टीमेट पॉइंट, एफ का मतलब फेलवर। जो एक्स एक्सिस होगा उसमें हम लोग स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रेन होता है, स्ट्रेन कंट्रोल टेस्ट होता है, और यहां पे होता है स्ट्रेस। ठीक है, सब याद रखना बच्चा, एकदम एग्जाम में आने के चांसेस हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ और फेलवर, इतना लिख देना। फिर इसके बाद आप लिखिएगा कि ओ ए पोर्शन जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है। थोड़ा सा ये देख लो, देख लो, अच्छा रहेगा। ए जो है वो लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, हुक्स लॉ ऑफ ए, हुक्स लॉ इज वैलिड इन ओ ए। अगर ये मन करेगा तो एक एक लाइन केवल लिख दीजिएगा ना, एक एक लाइन लिखिएगा, मजा आ जाएगा, टीचर एकदम खुश हो जाएगा। आपको क्या करना, ये ग्राफ बना देना है, ये ग्राफ एकदम छाप देना है एज इट इज। ये ग्राफ एकदम छाप दिए, स्ट्रेन स्ट्रेस, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, अल्टीमेट। देखो यहाँ पे जो है ना वो अल्टीमेट, अल्टीमेट का मतलब होता है मैक्सिमम, अल्टीमेट का क्या होता है मैक्सिमम, और एफ मतलब तो फेलुअर होता है, ई मतलब अल्टीमेट, यहाँ पे मतलब मीनिंग बोल रहे हैं, वैसे तो अल्टीमेट यू से होता है। ई का मतलब हो गया अल्टीमेट, और यहाँ पे एफ का मतलब फेलुअर। प्रोपोर्शनल, इलास्टिक, अपर यील्ड, लोअर यील्ड, अपर यील्ड, लोअर यील्ड, अपर यील्ड, लोअर यील्ड। ठीक है, हो जाएगा। ये लास्ट है पॉइंट, इलास्टिक लिमिट। तो लिखिएगा द मैक्सिमम स्ट्रेस अप टू विच स्पेसिमेन रिगेन इट्स ओरिजिनल लेंथ। इलास्टिक लिमिट क्या होता है, तो आप लिखिएगा मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन मटेरियल। यहां पे बस ये लाइन लिखिएगा, आप एग्जाम में केवल हम लिखवा रहे हैं वो वाला पॉइंट लिखिएगा कि मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच, विद इन विच मटेरियल इज इलास्टिक, मटेरियल इज इलास्टिक। बस, यानी इस यहां तक इलास्टिक लिमिट तक मटेरियल है वो इलास्टिक रहेगा। ठीक है, इसके बाद लिखिएगा नेक्स्ट, अपर यील्ड पॉइंट। द मैग्नीट्यूड ऑफ अ स्ट्रेस corresponding to C depend upon the cross section of area, shape of the specimen and types of the equipment used to perform the test. It has no practical significance। ठीक है, और लोअर यील्ड पॉइंट, तो उसके बाद लिखिएगा, यहां पे लिखे ना, ये हम शॉर्ट में लिखवा दें कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, हम शॉर्ट में लिखवा दें यहां पे कि सर एग्जाम में तो इतना बड़ा बड़ा याद नहीं रहेगा। प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल लिमिट, लिमिट ये हो गया ए। ठीक है, सब हम यहां पे लिख देते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, ये पहला हो गया फर्स्ट। दूसरा क्या है, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट, लिमिट ये हो गया बी। उसके बाद तीसरा लिखेगा यील्ड पॉइंट, यील्ड, यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट जो हो गया सी कॉमा डी। ठीक है, सी कॉमा डी। तो प्रोपोर्शनल लिमिट में लिखिएगा कि ग्राफ जो होता है स्ट्रेट होता है, ग्राफ इज अ स्ट्रेट, ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन, अ स्ट्रेट लाइन, लाइन इन ओ ए, बस ये लिखिएगा। और दूसरा पॉइंट, हुक्स लॉ इज वैलिड, हुक्स लॉ इज वैलिड, लॉ इज वैलिड, वैलिड अप टू प्रोपोर्शनल लिमिट, वैलिड विद इन, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, प्रोपोर्शनल लिमिट। ठीक है, इलास्टिक लिमिट लिखना, अप टू विच मटेरियल रिमेन्स इलास्टिक, अप टू विच, अप टू विच मटेरियल, मटेरियल रिमेन्स
रिमेन्स इलास्टिक। ठीक है, यहां से क्या होता है, लार्ज डिफॉर्मेशन स्टार्ट, लार्ज डिफॉर्मेशन स्टार्ट, डिफॉर्मेशन स्टार्ट। बस इतना ही लिखेगा, इससे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है, कर लेगा ये सब काम। ठीक है, प्रोपोर्शनल लिमिट, इलास्टिक लिमिट, यील्डिंग पॉइंट सी और डी, लार्ज डिफॉर्मेशन स्टार्ट। इसके बाद हो गया अल्टीमेट पॉइंट, चौथा हो गया, फोर्थ हो गया अल्टीमेट पॉइंट, अल्टीमेट पॉइंट। मैक्सिमम स्ट्रेस यहां पे होता है एट दिस मैक्सिमम स्ट्रेस ऑब्जर्व, मैक्सिमम स्ट्रेस, स्ट्रेस ऑब्जर्व्ड। ठीक है, और फेलवर पॉइंट लास्ट, फेलवर पॉइंट, मटेरियल विल फेल, फेलवर पॉइंट। ठीक है, फेलवर पॉइंट में क्या होता है, मटेरियल यहां पे फेल कर जाता है। ठीक है, मटेरियल विल फेल। बस हो गया, आज का क्लास यहीं तक, मटेरियल विल फेल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और कोई क्वेश्चन है? ठीक है, हाँ, और यहीं तक रहने देते हैं, याद रह जाएगा ये ABCDE। तो आई होप सबको यहाँ पे ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। कोशिश कीजिए अपने तरफ से बहुत अच्छा एग्जाम देने का। आज के क्लास से लगभग सारा थ्योरी क्वेश्चन आ जाएगा। आज का क्लास अगर अच्छे से इसको इसको लास्ट मोमेंट में ना हम वीडियो अपलोड कर दे क्या यूट्यूब पे, या रहने दे, वीडियो अपलोड कर दे यूट्यूब पे या छोड़ दे, नहीं करें? मतलब जो यहां नहीं पढ़ा है उसका भी फायदा हो जाएगा वैसे। अगर मना कर दोगे तो छोड़ देंगे। और आज का क्लास हम यहीं पे रहने देते। कितना देर का हुआ? 1.5 घंटे का टारगेट था। ठीक है, PDF अपलोड कर दें ग्रुप में। ठीक है, तो ये थर्ड सेमेस्टर का मेरा लास्ट क्लास है। अब इसके बाद जो हम क्लास स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे फोर्थ सेमेस्टर में। ठीक है सर, एक लड़की बोल रही है नहीं करने के लिए। ठीक है, तो छोड़ देते हैं, नहीं करते हैं। ठीक है, आई होप, देखो एग्जाम का जो पेपर होगा वो आसान पेपर होगा, बहुत इजी पेपर होगा। अपने आप को संभाल के, संजो कर, समेट कर अच्छे से क्वेश्चन बनाना। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। ऑल द बेस्ट आपको, बहुत 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 शुभकामनाएं आपके, क्योंकि ये वो पेपर है जहां पे आपको वेल विशेष का रिक्वायरमेंट है। ठीक है, आराम से सोइए। ठीक है, सुबह में उठिए, प्रिपरेशन कीजिए, कॉलेज जाइए, एग्जाम दीजिए। ठीक है, चलो सभी को थैंक यू। देखो डिराइवेशन पूछ सकता है, क्यों नहीं पूछ सकता है, डिराइव करने के लिए पूछ ही सकता है। ठीक है, पढ़ के जाइएगा, हो सकता है डिराइवेशन पूछ दे। PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देते हैं ताकि उस PDF को आप बार बार ओपन करके देख सको। ठीक है, तो PDF हम आपको भेज देते हैं। अब कल देखना यही से सबसे क्वेश्चन रहेगा। स्टेट द पैरेलल परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, यहां से क्वेश्चन रहेगा। पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया करवा दिए हैं, रेडियस ऑफ जायरेशन करवा दिए। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिफरेंट सेक्शन का लिखवा दिए। ठीक है, उसके बाद देखो स्टेट इलास्टिक लिमिट एंड हुक्स लॉ हो चुका है। व्हाट इज स्ट्रेस एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, जितना था लिखवा दिए मोटा मोटी। व्हाट इज द स्ट्रेन एंड टाइप्स ऑफ स्ट्रेन हो चुका है। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल लैटरल स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस। चलो, मेथड यहाँ पे सेक्शन मेथड सब हो चुका है। चलो सभी को थैंक यू एंड गुड नाइट। PDF अभी जस्ट 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 हम अपलोड करते हैं।